नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। राहुल गांधी पर ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने ये शिकायत की है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे का ये बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने कानूनी राय लेने के बाद ही एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर। राहुल गांधी पर ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और इसी के साथ आपको बता दें, कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कानूनी राय लेने के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। इस खबर पर जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अवनेंद्र। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लेकिन इसके पीछे का मामला क्या कुछ सामने आ रहा है, किन धाराओं के तहत उन पे मुकदमा दर्ज होने वाला है? जी बिल्कुल निश्चित, देखिए आपको बता दें, जो राहुल गांधी हैं बीजेपी आईटी सेल पर के ट्विटर को लेकर भड़कते हुए प्रियंका खड़गे ने कहा है इनके खिलाफ कार्रवाई का समय आ गया है। मालवीय नगर के आरोप प्रियंका खड़गे ने कहा कि लंबे समय से भाजपा के आईटी सेल हैंडल से जहर उगलने के साथ झूठी खबरें फैलाते आ रहे हैं। कर्नाटक के नेता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिका खड़गे अर्जुन, उनके बेटे प्रियंका खड़गे ने भाजपा के नेताओं के साथ आईटी सेल के प्रभारी पर झूठा दुराचार का आरोप लगाया और उन्होंने इस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी। खड़गे ने आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ एक ट्विटर पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की। आईटी सेल के मुख्य अमित मालवीय 17 जून को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की थी और इस वीडियो में करप्शन और उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी खतरनाक हैं और एक और खेल खेलते हैं। राहुल गांधी जो है राजनीति का खेल खेलते हैं, इस तरीके के तमाम उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर आरोप लगाए थे। जी निश्चित, इसी के साथ पूरे मामले में अमित की क्या कुछ प्रक्रिया सामने आई है? देखिए प्रक्रिया की बात करते हैं तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साफ तौर से कहा जाए, देखिए जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब देखना होगा जो पुलिस है वो किस तरीके की कार्रवाई करती है और अभी ये निश्चित नहीं कंफर्म होगा है पाया है कि किस तरीके से किन किन धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज की गई। साफ तौर से कहा जाए, जिस तरीके से भड़काऊ बयान देना या तमाम तरीके से अहिंसा ये करना, तो इस तरीके की जो धाराओं में होती है वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस या अन्य पुलिस किस तरीके से जो है कार्रवाई करेगी और किस तरीके से क्या कुछ आगे निकल कर आएगा और कहाँ तक जो है कार्रवाई होती नजर आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर में धर्मों को लेकर लगातार बयानबाजी करने वाले और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों को हिंदू धर्म के घर वापसी करवाने के मामले में स्वामी यशवीर महाराज ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक संचालित मुस्लिम होटल संचालकों को चेतावनी दी है और उनसे उनके होटलों पर लगे हिंदू देवी देवताओं के फोटो को 1 जुलाई तक उतार देने की नसीहत दी है। यशवीर सिंह महाराज ने इन होटलों का विरोध करते हुए जल्द इनके खिलाफ एक अभियान चलाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने सालासर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। देखिए, आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार तक कुछ ऐसे होटल हैं जो मुसलमानों के होटल हैं, लेकिन वे मुसलमान अपने होटलों पर हिंदुओं के देवी देवताओं की चित्र लगा करके दुकान चलाते हैं। उससे हिंदू समाज भ्रमित हो जाता है और वे उनके यहाँ भोजन करके अपना धर्म भ्रष्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके भोजन शुद्ध नहीं होते। उसमें अंडे भी हो सकते हैं, उसमें मूत्र भी किया। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली में लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्कूटी और कैश लूट कर ले गए बदमाश, तमंचे की नोक पर व्यापारी से लूटे गए हैं पैसे। 3 लाख कैश, स्कूटी लेकर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर पुलिस जुट चुकी है। कश्मीरी गेट इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
3 लाख कैश स्कूटी लेकर फरार हुए चोर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरा खंगालने में पुलिस जुट चुकी है। कश्मीरी गेट इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद एक चोरी की घटना सामने आई है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के मुताबिक अब उन चोरों की तलाश में जुट चुकी है। दिल्ली में लुटेरों के हौसले किस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं, तो उस तस्वीरों से हम इस पूरी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तमंचे की नोक पर तो फिर कभी सड़कों पर चलते चलते किसी की चेन लूट ली जाती है, किसी का कैश लूट लिया जाता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली में एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद अब एक और मामला सामने आता है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पैसे चुरा लिए जाते हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? निशी, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आपको याद होगा बीते सोमवार को ही जिस तरीके से प्रगति मैदान इलाके में जो एक कैब में सवार व्यक्ति से 2 लाख रुपए की लूट हुई, उसके बाद से ये पुलिस इसकी गुत्थी सुलझा ही रही थी, तब तक एक और नई घटना घट जाती है। कश्मीरी गेट के पास स्कूटी सवार से 2 लाख रुपए छीन लिए जाते हैं और बंदूक की नोक पर। बड़ा सवाल ये है निशी की बंदूक की नोक पर प्रगति मैदान में भी इस घटना को अंजाम दिया जाता है, सेम वैसे ही घटना को कश्मीरी गेट पर भी अंजाम दिया जाता है। तो ये काफी सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस और प्रशासन पर भी, और जो देश की पुलिस प्रशासन संभालती है, देश की गृह मंत्रालय, उस पर भी बड़ा सवाल है। ओम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसी चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, कभी बाइक चुरा ली जाती है, तो कभी चेन, तो कभी कैश, लेकिन अब पुलिस प्रशासन इतना मौन क्यों है? लगातार ऐसी घटनाओं पर रोक कब लगेगी? देखिए, पुलिस मौन हम नहीं कह सकते, मौन है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रगति मैदान वाला मामला सामने आया, उसके बाद से लगातार पुलिस इसको लेकर सचेत हुई, उसके बाद से लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और 6 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम कर रही है, पर दिक्कत यहाँ ये सामने आती है कि देश की राजधानी जो पहले इतनी सेफ कही जाती थी, वो अभी दिन पर दिन इतनी लूट और इतने चोरी के मामले क्यों आ रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम आप कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एक बात ये भी देखने वाली है कि ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो इससे साफ तौर पर ये चीज तो साफ हो जाती है कि बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। जरूर, जिस तरीके से बदमाश बंदूक की नोक पर दोनों घटनाओं को अंजाम देते हैं, और तो साफ तौर पर देखा जाता है कि हौसले बुलंद तो हैं इनके। और आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने जो प्रगति मैदान वाला भी जो लूट का मामला सामने आया निशी, उसमें आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा किस तरीके से 2 बाइक सवार उसमें वो आगे से कैब को घेरते हैं, उसके बाद से बंदूक की नोक पर वहां से वो पैसे से भरे हुए बैग को लेते हैं वहां से, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। और वही चीज यहाँ पर भी हुई है। जो स्कूटी सवार व्यक्ति था, उसे लूटा गया, 2 बाइक सवार आए, उसे बंदूक की नोक पर लूटे, और साथ ही वो जो स्कूटी था वो भी साथ में ही लुटेरे ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। पति को प्रेमिका के साथ देखते हुए पत्नी आग बबूला हो गई। पत्नी ने प्रेमिका को बेरहमी से पीटा। खेत पर पति अपनी प्रेमिका के साथ रोमांस कर रहा था, जिसके बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। पत्नी को प्रेमिका के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। थाना आदमपुर क्षेत्र के गोरेठा चौकी का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। थाना आदमपुर क्षेत्र के गोरेठी चौकी का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पत्नी ने अपनी पति को खेत में रोमांस करते हुए पकड़ लिया और पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे
नौशहरा के पास एक गाड़ी राजस्थान से सिकंदरा औरैया जा रही थी, जिसमें करीब 1 दर्जन मजदूर सवार थे। तभी अचानक गाड़ी के स्टीयरिंग फेल हो जाता है और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है। हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए हैं, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। लोग घायल आए हैं सर, क्या मामला है? ये कुछ यात्री लोग थे जो राजस्थान के टोंक जिले में कार्य करते हैं और ईद मनाने के लिए अपने घर जनपद औरैया जा रहे थे। तो बताते हैं कि जो डीसीएम टोयोटा था उनका स्टीयरिंग फेल होने के कारण वो पलट गया और ये 6 लोग जो है टोटल हो गए। वो यहाँ लाए गए हैं तो इनका उपचार किया गया और एक लड़के को जो है उल्टी हो रही है, तो लग रहा है कि कहीं दिमाग को चोट ना हो, तो उनको फिरोजाबाद के लिए रेफर किया। नौशहरा पुल पे तरफ से आ रहे थे, उधर आगरा की तरफ से आ रही थी डीसीएम वाहन। उसमें जो है 6 व्यक्ति बैठे हुए थे और स्टीयरिंग जो है फेल हो जाने से गाड़ी ओवर ब्रिज पे जा चढ़ी। इससे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका ट्रीटमेंट शुकाबाद में चल रहा है, भर्ती करा दिया गया है। इसमें नंबर 1 हैं शमीर सनाब साबिर, निवासी सिकंदरा, जिला औरैया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशन चंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नेशनल हाईवे पर जो एक बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद कई मजदूर घायल हो चुके हैं, उनके स्वास्थ्य में क्या कुछ बदलाव अब देखने को मिल रहा है? ये बताना चाहूंगा, ये थाना शुकाबाद क्षेत्र के नौशहरा के पास की ये घटना है, जब ये जो मजदूर थे ये एक डीसीएम में बैठ के और जो है राजस्थान से औरैया जा रहे थे। तो इसी दौरान जो है बताया जा रहा है कि डीसीएम की जो स्टीयरिंग है वो फेल हो गई थी और जिससे अनियंत्रित होकर डीसीएम पलट गई, जिससे इसमें 6 मजदूर घायल हो गए। इसमें जो है सूचना के बाद वहाँ मौके पर जो पुलिस पहुंची उन्होंने जो है सभी घायलों को वहीं शुकाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका कि इलाज वहां पर जारी था। और फिलहाल में जो 3 थे उनके हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिनको उपचार कर दिया गया है। फिलहाल में जो है 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। जी, इसी के साथ जो मामला सामने आ रहा है कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, तो आखिरकार मामला स्टीयरिंग फेल का ही है या फिर कोई और मामला है? ये मैं बताना चाहूंगा कि जो वहां पर मौके पर जो बताया गया था कि डीसीएम की स्टीयरिंग फेल हो गई थी, जिसके कारण अनियंत्रित होकर डीसीएम पलट गई। फिलहाल में जो पुलिस मौके पर पहुंची थी, ये पूरे घटनाक्रम के जो आखिरकार डीसीएम किस तरह से पलटी और क्या उसकी वजह रही, इसको पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया किशन चंद, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 6 साल का मासूम लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से बच्चा झुलस चुका है। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर को काटने पड़े मासूम बच्चे के दोनों हाथ। परिजनों का बिजली विभाग और अस्पताल संचालक पर आरोप है। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप और परिजनों ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन को शिकायत भी दे दी है और लगातार इस मामले पर शिकायत दर्ज करते हुए परिजन इस पूरे मामले में अस्पताल की लापरवाही बता रहे हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 6 साल का मासूम झुलस गया और डॉक्टर को काटने पड़े मासूम बच्चे के दोनों हाथ। परिजनों का बिजली विभाग और अस्पताल संचालक पर आरोप है। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनू शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक मामला सामने आया है जिसमें हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 साल का मासूम झुलस गया है। उसके बाद परिजनों का आरोप है कि इसमें बिजली विभाग की लापरवाही और साथ ही साथ अस्पताल संचालक की। तो इस पूरे मामले में क्या अपडेट है फिलहाल?
जी बता दें आपको, ग्रेटर नोएडा जेवर क्षेत्र में अस्पताल की छत के करीब से गुजर रहे बिजली के 11,000 वोल्ट के तार के चपेट में आने से एक 6 साल का बच्चा जो गंभीर रूप से सुलझ गया था। आनंद फानंद में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके दोनों हाथ काटने पड़े। हालात गंभीर है बनी हुई है। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग और अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अलीगढ़ जिले के पिसावा के रहने वाले योगेश चौहान ने बताया कि जेवर क्षेत्र में दस्तमपुर में उनकी बहन का ससुराल है। जेवर के एक अस्पताल में 23 जून को उनकी बहन की डिलीवरी हुई थी। वह पत्नी और 6 साल के जो बच्चे माधव चौहान को लेकर वो अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर यह घटना घटी है। जी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मासूम के दोनों हाथ काटने क्यों पड़े आखिरकार डॉक्टर को। जी आपको बता दें, पीड़ित जो पिता है उन इस संबंध में कोतवाली जेवर में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि जो मासूम बच्चा है वो हाई टेंशन जो वोल्टेज है वो 11,000 वोल्टेज जो उसके ऊपर जो तार गिर गया था उसके नीचे जो है वो बच्चा जो गंभीर रूप से उसके दोनों हाथ बेकार हो गए थे। हालांकि ये पीड़ित परिवार ने इस संबंध में कोतवाली जेवर में पहुंचकर शिकायत की है, जिसको कवर करने के लिए बिजली विभाग और अस्पताल की तरफ से कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। इसकी वजह से ही यह हादसा हुआ है। जेवर पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच कर मामले की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू शाह तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर गाजियाबाद के कनावनी गांव इंदिरापुरम बिजली कार्यालय पर थाना इंदिरापुरम के कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। गाजियाबाद में बारिश को लेकर कई जगह फॉल्ट देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कई इलाकों में सुबह से ही बिजली गुल हो जाती है, जिसके बाद सुबह से ही जिले की पुलिस कई बिजली घरों पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही है। वहीं आज सुबह से ही लाइट न आने के कारण रात के समय गांव के स्थानीय लोगों ने आहित्सा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची गाजियाबाद की थाना इंदिरापुरम पुलिस भी लोगों को समझाने में जुट चुकी है। लोगों का कहना है कि जब तक बिजली नहीं आ जाती तब तक वो यहां पर प्रदर्शन करते ही रहेंगे और इसी के साथ यहां से नहीं हिलेंगे। क्या कुछ मामला है, क्या प्रकरण है? बिजली जी ऐसा है कि बिजली करीबन 1 महीने से डेली रात में 10 से 11 बजे के करीब बिजली कट जाती है और 1 से 2 बजे के करीब आ जाती है। मतलब ये 4 से 5 घंटे का जो गैप होता है ये प्रतिदिन 1 महीने से चलता हुआ आ रहा है। जब आज तो किसी से बात नहीं हो पा रही, 2 दिन से तो किसी अधिकारी के इनके फ़ोन नहीं लग रहे, न किसी से बात हो पा रही है। इससे पहले जो बात है, क्या कुछ मामला है और कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ की बिजली का मामला है? मैं कनावनी का निवासी हूँ जी, और यहाँ पे हम लाइट की समस्या के लिए आए हुए हैं जी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। न यहाँ पे कोई जेई साहब फोन उठा रहे हैं, ना कोई एक्शन साहब फोन उठा रहे हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम परेशान हो गए, सारी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जी। यहीं चल के आज धरना देंगे। साहब क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम राजेंद्र जी। अब तो खोल लिया होगा हमें देख के। अमरोहा में पुलिस ने एक सास की ओर से अपनी बहू के सिर में गोली मारकर हत्या करने के मामले में खुलासा किया है। घटना का खुलासा एसपी अमरोहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। घटना गजरौला में उस समय सामने आई जब कोमल नाम की नवविवाहिता का शव घर में पड़ा मिला और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। शुरुआत में मामला लूट के बाद हत्या का लग रहा था। जानकारी के मुताबिक मृतका की शादी 1.5 साल पहले ही हुई थी। घटना के बाद मृतका के ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया था। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि मृतका की सास ने ही मृतका को गोली मारी थी और पुलिस की पूछताछ में मृतका की सास ने ये सारी बात स्वीकारी भी है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ये घटना थाना गजरौला क्षेत्र की है। इसमें परसों पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के सर में चोट आई है, फिर जिसको अस्पताल पहुंचाया गया था। इसमें पूरी घटना में जो परिवार जो मृतका है इसकी मदर के द्वारा एक तहरीर प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पे एक 304B दहेज हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था सास ससुर और पति के खिलाफ। इसमें जब पूरी इसमें प्रकरण में जब पूछताछ की गई, जांच की गई और लोगों के आसपास लोगों के बयान भी लिए गए, तो आसपास के एक दुकानदार द्वारा भी बयान दिया गया। इस महिला द्वारा जो मृतका है, मृतका की सास द्वारा
मृतका की सास को देखा गया था रोड पर कुछ फेंकते हुए। ईद की नमाज को लेकर एक बार फिर से मेरठ में विवाद गर्मा गया है। बीते कई सालों से जहां ईद की नमाज मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिदों और ईदगाह में पढ़ते हैं और सभी लोगों ने अपील भी करते हैं कि ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाह से ही अदा की जाए, लेकिन इस बार हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये घोषणा की है कि अगर ईद की नमाज इस बार सड़कों पर हुई तो हिंदू जागरण मंच सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। बता दें कि सचिन सिरोही लगातार हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बोलते हुए राजनीति करते हुए नजर आते हैं। हालांकि बीते दिनों सचिन सिरोही असुद्दीन ओवैसी का पुतला फूंकने के बाद जेल की हवा भी खाकर आ चुके हैं। आपने अल्टीमेटम दिया है अभी, तो क्या अल्टीमेटम है, क्या प्रशासन को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के आदेश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, चाहे वो सड़क हो, छूछ हो, उस पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और सभी धर्मों के लिए। तो ये विशेष धर्म नहीं है जिसके लिए इस तरीके से जो है पिछले 6 वर्ष हो गए मुख्यमंत्री की सरकार को और बहुत अच्छा जो है अनुशासन हर जगह प्रदेश भर में जो है मान रहे। तो यहाँ पर पिछले 2 वर्ष से लगातार सड़क पे नमाज अदा की जा रही है और परसों ईद है, अभी 2 महीने पहले भी ईद गई है, उस पर भी जो है लगभग 1000 आदमियों ने, 1500 आदमियों ने वहाँ नमाज अदा की। उसकी वीडियो वगैरह भी मेरे पास है, मैंने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाई भी है वो वीडियो। यूपी के अमरोहा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ 11 साल पहले रॉन्ग नंबर से गाजीपुर की हिंदू युवती के संपर्क में आए मुजल्लिम नाम के एक युवक ने बबलू बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसे थाने पहुंचाया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर केस दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि गाजीपुर की रहने वाली हिंदू युवती ने अमरोहा के रहने वाले युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने पुलिस को बताया कि एक युवक जिसका नाम मुजल्लिम है, उसने अपना नाम बबलू बताकर 11 साल पहले शादी की। शादी करने के बाद उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। इसके बाद 3 लोगों को बेच दिया गया। फिर इसके बाद तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवक गजरौला थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव का रहने वाला है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची युवती ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में अमरोहा के एसपी ने पूरे मामले की जांच पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं आई थी यहाँ बब्बू के साथ। ये लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान किया, धर्म परिवर्तन किया, टॉर्चर किया। लड़कियां होने के बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल किए काफ़ी। फिर उस गांव के निसारुद्दीन मुझे सहारा देने के लिए कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, अजरुद्दीन और रिजवान खान, इन लोगों ने मुझे 3 साल से मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हैं और चौथे जगह बेचने की तैयारी कर रखे हैं, जिससे मैं विरोध कर रही। तो मुझे लड़के ने 23 तारीख को आकर मुझे जानलेवा हमला किया है और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इस वजह से अब मैंने इन भाइयों की सबकी सपोर्ट ली है, जो ये मुसलमान मेरे ऊपर जितना जुर्म कर रहे हैं, ताकि इसका विरोध हो सके और मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, आपका जो संपर्क हुआ था कैसे हुआ था, क्या बताया था उसने? ये रॉन्ग नंबर से हुआ था। उस लड़के ने अपना नाम बब्बू बताया था। उसका नाम मुजम्मिल खान है। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर पिछले 28 सालों से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा भंडारे का आयोजन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 27 सालों से यह भंडारा लगातार अमरनाथ जी यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए किया जाता है। इस भंडारे के लिए 4 ट्रक के माध्यम से 18 टन खाद्य सामग्री को इंदिरापुरम कार्यालय से अमरनाथ यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाता है, जिसमें सूखा राशन, बिस्कुट, नमकीन, ब्लैंकेट, जूते, दवाइयां, पानी जैसे जरूरी सामान शामिल है। देखिए, मेरी श्रद्धालुओं से सबसे पहले यही अपील है कि वो गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं, स्पोर्ट्स शूज पहन के जाएं, मंकी कैप ज़रूर पहने और इनर ज़रूर पहने। और जब यात्रा करें तो स्लो मोशन में चलें, फास्ट ना चलें। वो सूखे मेवे भी ज़रूर रखें, थोड़ा गाना। और दूसरा, मैं सारी पूरी यात्रा के अंदर शेषनाग जी के ऊपर जनता की और अपने सभी श्रद्धालुओं के लिए हम वहाँ व्यवस्था रखते हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि जब वो पहलगाम से जाएं तो अपने भंडारे में जाएं, वहाँ आपके लिए सब सुविधा है, खाना, रहना, सहना, दवाई, गोली, ब्लैंकेट्स वगैरह सब सुविधाएं टोटल आपको मिलेंगी और आप आराम से गर्म पानी वगैरह सब मिले।
फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।